अपने सामने आशना को देखकर एक बारी तो आर्यन की आंखें झपकना ही भूल गई थी। वो इतने लंबे समय बाद मिली थी, फिर ऊपर से उसका इस तरह आकर गले लग जाना आर्यन के धड़कते दिल को रोक गया था। उसकी पीठ पर आशना की पकड़ मजबूत थी, जो बता रही थी कि उसे इसी महफूजियत की एहसास की ज़रूरत है जैसे वो डर रही थी। पर क्यों और किससे? आर्यन ने धीरे से उसे खुद से अलग किया और इतने वक्त बाद उसका चेहरा देखा। ये वो आशना न थी जिसकी हंसी में खनक और आंखों में चमक रहा करती थी। ये वो रंगत नहीं थी जिसके आगे चांद की रोशनी भी कम लगती थी। आज आंखों में सूनापन था, होठ खामोश थे और चेहरे का तो सारा नूर ही खत्म सा हो गया था। एक वो शादी का दिन था और उसके बाद आज का दिन। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया सा था और यकीनन इसके पीछे की वजह अखिल ही था। पर आशना यहाँ आई कैसे, और वो भी उसी के पास? ऐसा क्या हुआ? सवाल हजार थे पर जवाब सारे आशना के पास थे, जो अभी चुप थी। आर्यन को उसका नाम लेने के लिए भी आज बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ रही थी, पर यह काम भी वरुण ने आसान कर दिया। आशना, वो अचानक बोला तो आर्यन आशना एक साथ उसी दिशा में मुड़े। उन्हें अब जाकर ये ख्याल आया कि उन दोनों के अलावा भी कोई और मौजूद था। वरुण को देखकर आशना तो बिल्कुल ही खामोश हो गई थी और आर्यन हमेशा की तरह उसके बिना कुछ कहे ही उसकी असहजता जान गया था और आशना को हॉल में पड़े सोफे पर बैठने को कह आया। वरुण को अपने साथ किचन में लेता चला गया। उसके कुछ कहने से पहले ही वरुण बोल पड़ा, डोंट वरी, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तुम जाकर पूछो उससे हुआ क्या है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है यार। इस वक्त उसका आना तुम समझ रहे हो ना। जाओ बात करो। अभी कुछ समय पहले ही उसे आर्यन की खामोश दीवानगी की दास्तान पता चली थी और अभी वही लड़की आशना उसके सामने आ खड़ी हुई। वरुण को भी आशना के आने की वजह जानने की बेसब्री थी, पर अभी वक्त की मांग कुछ और ही थी। वरुण उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर कमरे में चला गया, पर जाते जाते आशना पर सरसरी नज़र भी छोड़ गया। उसे आज की कहानी सुनने के बाद वाकई आशना से मिलने की इच्छा हुई थी। वो उस लड़की को देखना चाहता था जिससे इतने प्यार करने वाले शख्स को नहीं चुना, बल्कि कभी उसका प्यार जाना ही नहीं। वही आशना सबसे बेखबर सोफे पर बैठी हॉल का फर्श ताक रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों चली आई थी। उसे तो बस अपनी परेशानियों में, नहीं हद से ऊपर जा चुकी परेशानियों में, आर्यन के नाम के सिवा कोई और याद ही नहीं आ रहा था, अपने घर वाले भी नहीं। आर्यन खुद किचन में खड़ा आशना के सामने जाने की हिम्मत जुटा रहा था। वो पानी भरने के बहाने खिड़की से ही आशना को देख रहा था और उसके यहाँ आने की हो सकने वाली सभी बातों के अनुमान लगा रहा था। भले ही वो बीते वक्त में बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे, उन्होंने बेधड़क बेफिक्र होकर दुनिया जहान की बातें भी की होंगी, मगर आज परिस्थितियाँ बिल्कुल ही भिन्न दिखाई पड़ रही थी। फिर वो दोनों मिले भी तो काफ़ी वक्त बाद थे, जिसमें कुछ भी पूछने की शुरुआत करना आर्यन के लिए बेहद मुश्किल भरा काम था, मगर शुरुआत तो करनी ही थी। आर्यन गहरी सांस भरकर हॉल की तरफ बढ़ा और उसके सामने पानी का गिलास लेकर खड़ा हो गया था। अब आशना ने झुकी पलकों को उठाकर आर्यन को देखा। उसने जो चेहरा बचपन से हर रोज देखा था, आज उसे कितने वक्त बाद देखा था। वो अपनी टीन एज से निकलता हुआ हैंडसम यंगस्टर सा दिखने लगा था। हाँ, उसकी हेल्थ में कोई खास फर्क तो नज़र नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। इस वक्त क्रेपी और टी शर्ट पहने खड़ा वो बहुत मासूम लग रहा था। चेहरे की थकावट उसकी मासूमियत को बढ़ा रही थी। उसकी आंखें आशना को देख रही थी, पर जैसे ही आशना ने उसमें झांकना चाहा तो वो खुद ब खुद ही झुक गई थी। बस यही चीज़ तो उसमें आज तक नहीं बदली थी। पियो। आर्यन आशना को लगातार अपनी ओर देखता हुआ देखकर असहज होकर बोला। आशना अकचका गई और हड़बड़ी में पानी का गिलास छलक गया। रुको कहकर आर्यन ने आगे बढ़कर उसे अपने हाथों से ही पानी पिला दिया। आशना उसे देखती रही। बस यही चीज़ तो आर्यन में नहीं बदली थी। उसकी परवाह, कुछ नहीं बदला था उसमें। तभी तो आधी रात में भी उसके पास आने से पहले उसे बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ा। आर्यन गिलास रखकर आशना के जवाब के इंतज़ार में
कई देर तक खड़ा रहा। वही आशना भी आर्यन के पूछने के इंतजार में ही थी। आखिर दोनों ने एक साथ ही शुरुआत की। कुछ बताओगी, कुछ पूछोगे? दोनों के सवाल हूबहू थे, जिस पर आर्यन झेप गया, पर आशना खामोश रह गई और अपनी भींगी आवाज़ से बोलना शुरू करने लगी। अखिल। आर्यन आशना को देखने लगा। उसे मुझसे कभी प्यार हुआ ही नहीं, और सच कहूँ तो प्यार की ज़रूरत भी न होती। अगर वो मेरी जरा सी भी परवाह कर लेता तो मैं ही पागल थी, जो एक किराएदार से प्यार कर बैठी और ज़िंदगी भर उसके दिल को अपना घर बनाने का ख्वाब समझकर उसकी किराएदार बनने की सोच रखने लगी। दिमाग काम नहीं किया था मेरा, जो उसकी नीयत समझ नहीं पाई। उसके पास मेरा तो क्या, खुद का खर्च उठाने की भी हिम्मत न थी। आशना खाली आंखों से और भरी आवाज़ में आर्यन को सब बताती जा रही थी कि कैसे अखिल के पास उसे रखने को भी जगह न थी। वो उसके साथ साथ भटकती रहती। शादी के महीने भर तो ये सिलसिला उसने हनीमून समझकर खुशी खुशी चलने दिया, मगर बाद में तय ठिकाना न मिलने की कसक उसके मन में आने लगी थी। उसका खुद का एक आशियाना होने की चाह उसके मन में भी जागने लगी थी। उसके बाद तो पैसों की तंगी, फिर अखिल का बदला रवैया, और साल के अंत तक आते आते अखिल का उससे बिल्कुल ही मुंह फेर लेना। कभी समझ नहीं आया। जब वो ये जानने की कोशिश करने लगी तो सलोनी नाम की लड़की उसके सामने आई, जो अखिल के हिसाब से सिर्फ उसकी दोस्त थी। प्रॉपर्टी डीलिंग की जॉब में महज उसकी मदद करने वाली प्रोफेशनल दोस्त। मगर उसकी दोस्ती से प्रोफेशनल सा कुछ लगा तो नहीं। उल्टा आशना का अखिल से सिर्फ काम का ही रिश्ता रह गया था, शारीरिक भूख मिटाने का काम। हाँ, यही तो करता था अखिल, वक्त बेवक्त बस उसके नज़दीक आना, बिना आशना की रजामंदी के भी। उन खास लम्हों में भी आशना कभी अखिल से प्यार वाला एहसास पा ही नहीं पाई थी, बल्कि उसमें तो वो ये सोचती थी कि अखिल को उससे यही चाहिए था। तभी तो उसे देखने आने वाले दिन भी उसकी करीब आने की कोशिश में था। खैर, आशना नासमझ जरूर थी, मगर बेवकूफ़ नहीं थी। उसे सब समझ आने लगा था और अखिल के जॉब पर भी शक होने लगा था। अब वो अखिल की असली नौकरी के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगी। एक रोज़ अखिल का पीछा किया, तब जाकर समझ आया कि उसके पास तो कभी जॉब थी ही नहीं। वो तो बस सलोनी के साथ वक्त बिताने के बहाने बाहर आ जाता, जिसकी यही वजह थी कि सलोनी के पास खूब पैसे थे। धीरे धीरे अखिल का आशना पर से मन भी उठने लगा था। वो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था, और अगर देखता भी तो ऐसे जैसे उसका मन भर गया हो। बाद में तो सलोनी आशना के सामने भी अखिल से मिलने आने लगी। एक दिन आशना को अखिल की जॉब जाने के बारे में भी पता चल गया था, जिस पर भी अखिल ने उसे ही कसूरवार ठहराया और गुस्से में उसे अकेला छोड़कर चला गया। उसे आज भी याद है, बाद में होटल वालों ने उसे ही बिल न भरने पर होटल से बाहर निकाल दिया। तब वो सर्द रात आशना ने बाहर पड़ी बेंच पर बैठकर ही गुजारी थी। उसके बाद वो अखिल को बिना बताए ही अपने घर चली गई, मगर अपनी मम्मी के कहने पर वो वापस जाने को तैयार हो गई और उसका भाई उसे वहाँ छोड़ आया। वो गई तो अखिल को एक मौका देने के लिए थी, मगर अखिल ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया ही नहीं। आशना ने उसी दिन एनिवर्सरी वाले झगड़े के बारे में बता दिया, जिसके बाद से ही चीज़ें और बातें हाथ से निकलने लगी थी। मगर उन सब में एक खुशी की खबर भी उसे मिलने की उम्मीद हुई। जब आशना गश खाकर गिर पड़ी थी, उसके बाद जब उसे होश आया, तब उसके कानों में अखिल की आवाज़ आ रही थी। वो किसी पर चिल्ला रहा था। सामने कोई औरत खड़ी थी। आशना उसे देखने के लिए उठी। वो कोई और नहीं, सलोनी ही थी। आशना चुप होकर उनकी बातें सुनने लगी। आर्यन खामोशी से उसके आगे बोलने का इंतजार में था। आर्यन, मैंने वो सुना जिसके बाद मुझ में कुछ भी सुनने की हिम्मत न रही। डॉक्टर ने अखिल को ये बता दिया था कि मेरी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आर्यन आशना को अवाक से खड़ा देखता रह गया। उसे खुद अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आशना के साथ इतनी बड़ी बात कब हो गई। इसे सुनकर उस पर ना जाने क्या बीती होगी। ये सदमा ही मेरे लिए काफ़ी न था कि अखिल सलोनी की बातों ने मुझे और भी झकझोर कर रख दिया। जानते हो वो दोनों क्या करना चाहते थे, क्यों मुझे अब तक बर्दाश्त कर रहे थे। दूसरा झटका मुझे तब लगा जब मुझे पता चला कि अखिल शादीशुदा है।
आशना टूटे हुए स्वर में बोली। उसके साथ ही उसकी आंखें एक बार फिर बहने लगी। क्या? ये सुनकर आर्यन जल्दी से पलटा। वो हक्का बक्का रह गया था। हाँ, सलोनी, कोई और नहीं, उसकी पत्नी है, पहली पत्नी। आशना ने आगे की बात कहनी शुरू की, जिसमें अखिल और सलोनी एक दूसरे से बात कर रहे थे। रिलैक्स जान, यू नो हाउ मच आई लव यू। मैं तुम्हारे लिए उस आशना को छोड़ सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें कभी नहीं। अखिल सलोनी के चेहरे को हाथों में भरते हुए बोला। तो उसे अपनी ज़िंदगी में लाए ही क्यों? सलोनी अखिल का हाथ झटक कर बोली। सलोनी, तुम जानती हो मैंने ऐसा क्यों किया? हमारे लिए ही तो किया था ना? हाँ जानती हो, पर मुझे लगता है कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। कम ऑन, व्हाट रबिश, कोई प्यार व्यार नहीं हुआ। उसका यूज कैसे लेना था ये तुमने ही तो बताया था। रिमेंबर, आशना जब स्टार्टिंग में खुद मुझे पसंद करने लगी थी तभी हमारी बात हुई थी ना। उससे शादी बस एक ही मकसद से ही हो रही है, वो पूरी होते ही मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा और हम जो अब तक हैप्पी कपल बनकर रह रहे थे ना, वो आगे हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। वो हैप्पी फैमिली आशना ही पूरी करेंगी, क्योंकि शादी के बाद वो हमें अपना बच्चा देगी, मेरा बच्चा जो हमारा बच्चा होगा, क्योंकि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। अखिल का ये कहना था और आशना पर ये एक वज्रपात गिरने जैसा था। स्टॉप इट, अब देखो तो क्या हो रहा है। उसकी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो खुद भी तो मेरी ही कंडीशन में आ गई ना। सलोनी अखिल को धकेल कर डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ गई और अखिल उसके पीछे। उन दोनों की बातचीत के ये ऐसे लफ्ज़ थे जो आशना के दिल को चीर गए थे। वो वहीं निढाल सी बैठ गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, सीने में ऐंठन सी होने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ी चोट कलेजे के भीतर तक जा लगी हो। आंखें आंसू बहाकर थक चुकी थी और कान तो जैसे अपनी सुन पाने की क्षमता पर अफसोस जताने लगे थे कि काश ये न होते तो इतना सब सुनना ही नहीं पड़ता। जिंदगी का इतना बड़ा धोखा उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस किस बात पर वो अपने सूख चुके आंसू बहाए। अखिल की दूसरी पत्नी होने पर या अपने कभी माँ नहीं बन पाने पर। आशना अपने आंसू पोंछकर बोली। नर्स जब मुझे चेक करने आई तभी उससे रिक्वेस्ट कर ली थी कि अखिल मुझसे मिल न पाए। मुझे अखिल की शक्ल तक नहीं देखनी थी, उससे घिन आने लगी थी। मैं बस जल्द से वहाँ से निकलना चाहती थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि जाऊँ कहाँ। वो तो एहसान था उस नर्स का जिन्होंने मुझे कुछ पैसे थमा दिए और मेरी वहाँ से बाहर निकलने में मदद की। आशना के चुप होने पर आर्यन उसे सवालिया निगाहों से देखा। वो सवाल आशना आज बिना कहे ही समझ गई। उसके पूछने से पहले ही बोली, तुम यह सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ, तुम्हारा एड्रेस कैसे? आर्यन हैरत से आशना को देखने लगा। वो आज बिना कहे उसकी बात कैसे जान गई? आशना ने कहना जारी रखा, मैं उसी रात वहाँ से निकल आई थी। हॉस्पिटल के नाम के आगे की लिखी जगह से पता चला था कि अखिल मुझे अहमदाबाद लेकर आया था अच्छे चेकअप के लिए। मैं कैब में बैठने ही वाली थी कि उस लड़के के साथ जो अभी यहाँ था, तुम भी वहीं से गुजरे थे। फिर तुम जहाँ से निकले थे उस ऑफिस में गई और तुम्हारा नाम बताया। वहाँ से मुझे तुम्हारा एड्रेस मिल गया और तुम्हें ढूंढते ढूंढते बिना सोचे समझे ही मैं यहाँ। आशना बिना रुके सारी बातें कह चुकी थी और अब हांफने लगी थी। वही आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो आशना को क्या कहे, क्या कहकर कैसे उसे संभाले। वो तो खुद आशना की बातों पर यकीन करने की हालत में नहीं रह गया था। पलटकर जब उसे देखा तो पाया कि उसके आंसू मुरझाए गालों पर सूख चुके थे। उसकी बोझिल पलकें बार बार झपक रही थी, जो इस बात की गवाह थी कि इन सब में आशना ने अपनी कई रातों की नींद गंवाई थी। आर्यन जाने के मकसद से आगे नहीं बढ़ा था, पर फिर भी उसके एक कदम चलने पर आशना ने उसका हाथ पकड़ लिया और भर्राई आवाज़ में बोली, तुम ही बताओ, माँ ना बन पाना क्या इतनी बड़ी कमी है जो कोई मर्द उसके लिए? आशना सिसकती हुई आवाज़ में बोले जा रही थी और आर्यन मुठिया कसे उसकी बातों में भरा हुआ दर्द महसूस किए जा रहा था। अखिल ने मेरे साथ तो धोखा किया ही, मगर सलोनी उसके साथ भी सही कहाँ किया था। उसके होते हुए मुझसे शादी और झूठे प्यार का ढोंग। छी आर्यन, मैं दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की हूँ जिसे इंसानों की समझ नहीं, जिसे पता नहीं कि कौन उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, कौन उसके लिए कैसा है। मैं ऐसी क्यों हूँ?
आखिर इतनी पागल क्यों हूँ मैं? आर्यन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आसना अपनी बात पूरी कहने के पहले ही गिर पड़ी थी। वो निढाल सी सोफे से लुढ़क कर नीचे ही गिरी जाती अगर आर्यन ने उसे आगे बढ़कर थाम न लिया होता। जिंदगी जिन्हें कुछ नहीं देती उन्हें सबक देती है, और सबक कोई छोटी चीज़ थोड़ी ही होती है। वक्त ने हमारे साथ कुछ ऐसा ही सौदा किया। अपने सारे तजुर्बे देकर वो हमारी मासूमियत साथ ले गया। आसना के साथ भी तो यही हुआ था, जिसने बचपन से कोई दुख तकलीफ देखी ही नहीं थी। आज वो अखिल के धोखे का शिकार हुई थी, जिसके बारे में वो अपने घर वालों को भी नहीं बता पा रही थी। बस आर्यन पर अटूट भरोसा करके उसी के पास आकर अपना दर्द बांट पाई थी, और अंत में खुद ही टूटकर गिर पड़ी थी। उसका सिर आर्यन की गोद में था। आर्यन को खुद ही नहीं पता था कि वो अपनी कहानी बताते बताते नींद में थी या बेहोश हो गई थी, जिसका पता अभी तक खुद आर्यन को भी ना था। वो तो बस उसे देखे जा रहा था। फिर अचानक ही उसकी तबीयत का ख्याल आते ही वो वरुण को आवाज़ देने लगा। वरुण, वरुण। सुबह हो चुकी थी। वरुण शायद सो चुका था। आर्यन ने वरुण के फ़ोन पर कॉल लगाया। 1-2 बार तो वरुण ने नहीं उठाया। फिर उठाकर उनिंदी से आवाज़ में हेलो बोला। तब आर्यन ने तेज़ आवाज़ में कहा, बाहर आ पागल अभी। वरुण झटके से उठा। उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी। सिर भारी हो रखा था, पर फिर भी आसना का आना याद आते ही वो जल्दी से उठा और हॉल में जाकर आर्यन को देखने लगा, जो आसना का सिर गोद में लिए ही बड़े ही अव्यवस्थित ढंग से बैठा था। इसे क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बैठा है? हाँ, माना काफ़ी वक्त बाद मिले हो, पर इसका मतलब ये थोड़े। वरुण को अचानक मजाक सूझा, पर आर्यन उसकी बात खत्म होने के पहले ही उस पर झल्ला गया। बकवास मत कर यार, बेहोश हो गई है ये। वार्ड पर कैसे? वरुण आंखें मलता हुआ हैरत से देखने लगा। मुझे खुद नहीं पता। कॉल द डॉक्टर यार, आर्यन चिल्लाया। कह रहा हूँ, रिलैक्स ब्रो, कहकर वरुण फ़ोन मिलाने लगा। उसकी नींद अब उड़ चुकी, साथ ही घड़ी पर नज़र जमाए थे। गनीमत थी कि आधी रात नहीं थी। सुबह के 5:45 हो रहे थे। वरुण ने बात की और दोनों डॉक्टर के आने का इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर में डॉक्टर आ चुके थे। इसे अंदर तो लिटा दे, वरुण ने डॉक्टर को आते देखकर कहा। आर्यन सकपका गया था। ज़्यादा मत सोच, चल। आर्यन ने उसे अपनी गोद में उठाया और फिर कमरे की तरफ बढ़ गया। फिर आगे बढ़कर एहतियात से उसे सुला दिया। क्या हुआ था इनको? डॉक्टर ने चेकअप करते हुए पूछा, पर आर्यन अब भी आसना का चेहरा देख रहा था। बता तो, वरुण ने उसका कंधा झटक कर कहा। तब वो हरकत में आया। वो ये मुझसे बातें कर रही थी, और फिर अचानक आर्यन बोला, यस, इन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, जिस वजह से इनकी बॉडी और माइंड काफ़ी डिस्टर्ब है और ये बेहोश हो गई। मैं यही कहूँगा कि इन्हें मेंटल स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रखिए। नींद और खाने का पूरा ख्याल रखिए। जी डॉक्टर, इन्हें होश आ जाएगा। अभी थोड़ी देर तक इन्हें सोने दीजिए। इसकी बॉडी और माइंड को नींद की सख्त ज़रूरत है। उठे तब कुछ खिलाकर ये मेडिसिन दे देना। डॉक्टर मेडिसिन की रिसिप्ट थमाते हुए बोले। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर। आर्यन उनसे हाथ मिलाकर सर्द आवाज़ में बोला। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वो यहाँ आ जाएंगे। देयर इज़ नो नीड। कोई और बात हो तो इन्हें मेरे क्लिनिक ले आना, फुल चेकअप के लिए। इतना कहकर वे निकल गए और वरुण उन्हें छोड़ने चला गया। आर्यन आसना के पास बैठकर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। उसकी गोरी रंगत सांवली पड़ चुकी थी। आंखों के काले घेरे बता रहे थे कि कई रातें उसने जागकर बिताई थी। उसे अभी कुछ देर पहले की बातें याद आने लगी। अखिल शादीशुदा है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये 2 बातें लगातार उसके कानों में सुनाई पड़ रही थी। दोनों ही कितनी बड़ी और दर्दनाक थी। सलोनी अखिल की पत्नी थी, तो उसके होते हुए उसने आसना से। आर्यन सोचने लगा, अपने फ़ायदे के लिए मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे वो दोनों। आसना की बातें उसके दिमाग में दोहराई जा रही थी। अखिल नाम के प्राणी से आर्यन को चिढ़ तो पहले से थी, मगर अब तो नफरत होने लगी थी। कितनी घटिया सोच वाला इंसान था वह, जिसने आसना की मासूमियत का फ़ायदा उठाया, उसके प्यार का गलत इस्तेमाल किया, वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। छी, ऐसे लोग भी होते हैं क्या इस दुनिया में? आर्यन तो सोच भी नहीं पा रहा था।
आसना का दर्द वो अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था, क्योंकि उससे वो काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ था। उसके लफ्ज़ों में मौजूद हर तरफ की आर्यन को खबर लग चुकी थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आसना के माथे पर रखकर बोला, आई एम सॉरी आसना, काश मैंने तुमसे बातचीत बंद न की होती तो शायद तुम इस मुसीबत में नहीं फंसती, न ही उस धोखेबाज अखिल के चुंगल में। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब होता ही नहीं, पर अगर होता भी तो तुम्हारी परेशानियों को हम मिलकर कम कर सकते थे। पर मैं तो अपने गम में ही डूबा पड़ा था, जिसके चलते तुम्हारी खबर तक नहीं रख पाया। ना चाहते हुए भी आर्यन की आंखें छलक गई थी। मुझे माफ़ कर दो। आर्यन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो कि अब वो उसके साथ खड़ा है। पर अब मैं वादा करता हूँ, उस अखिल को छोड़ूंगा नहीं। उसने तुम्हारे साथ जो भी किया उसकी कीमत अब उसे चुकानी ही पड़ेगी। इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कोई भी तुम्हारे साथ ना हो, आर्यन ने दृढ़ता से कहा और वहाँ से चला गया। वरुण डाइनिंग टेबल पर सर झुकाए वहीं सो गया था। उसकी नींद में कब से ही खलल पड़े जा रहा था। आर्यन उसे जगाना नहीं चाहता था, इसलिए खुद ही कॉफ़ी बनाकर ले आया, फिर उसे जगाया। सॉरी यार, हमारी वजह से तुम्हें डिस्टर्ब होना पड़ रहा है, वो मग पकड़ाते हुए बोला। डोंट बी फॉर्मल यार, आसना यही नाम तो है उसका। क्या हुआ उसे अचानक से, मतलब वो बेहोश? इस सवाल पे आर्यन की लाल आंखें आधी कहानी तो कह गई थी, बाकी वरुण खुद भी समझ गया था। आर्यन, तुम रोए थे? देखो, इतना तो मैं भी जानता हूँ, ये इतने वक्त बाद मिलने की उदासी तो नहीं है। उसके आने की वजह क्या है, बता, क्या हुआ है? वरुण शुरुआत करने से पहले ही आर्यन का गला भर गया था। फिर धीमी आवाज़ ने आर्यन के आसना की कभी मां न बन पाने की बात कह दी और इसी बात पर अखिल के डिवोर्स लेने की बात कह दी। वरुण खुद भौचक्का सा सुनता ही रह गया। किस सोच का कैसा इंसान था अखिल, और किस हद तक बेवकूफ़ थी आसना, जो प्यार और आकर्षण में फ़र्क तय ही नहीं कर पाई और इतने बड़े धोखे में फंस गई। अब तो उसे शिद्दत से लगने लगा था कि आर्यन ही उसके लिए एक रक्षा कवच था, जो उसकी हिफाजत कर सकता था, क्योंकि महज साल भर भी उसके दूर जाते ही वो कहाँ उलझ कर रह गई थी। काश ये दोनों मिल गए होते तो आज कहानी कुछ और ही होती, पर नहीं। अगर मिल जाते तो आसना को लोगों की असली चेहरे और नीयत का पता कैसे लग पाता, जो काम आज के ज़माने में ज़िंदा रहने के लिए बेहद ज़रूरी हो गया था। अब कम से कम आसना को सही गलत का पता तो चलेगा, नहीं तो आर्यन की मौजूदगी में उसे दुनियादारी की तो कोई समझ ही न थी, नहीं आ पाती। वो तो अलग ही जहान में रहती थी, जहाँ सिर्फ बेफिक्री और बेपरवाही थी, वहीं आज उस पर भारी पड़ गई थी। लंबी खामोशी के बाद वरुण ने पूछा, अब क्या करना है? पता नहीं, पर कुछ तो करना ही है, और मैं करूँगा भी। आर्यन खोया सा बोला, फिर कुछ याद आते ही बोला, तू यही क्यों बैठा है? ऑफिस के लिए रेडी नहीं होगा ये? अरे यार, आज मेरा मतलब मैं भी रुक जाता हूँ ना। आसना को अगर क्लिनिक ले जाना पड़ा तो? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसा हुआ भी तो मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। तू जा और मेरी तरफ से बॉस को एक्सक्यूज़ भी कर लेना। फिर अब तो तेरा जाना ज़रूरी है ना, चल तू लीव मत ले। ओके। फिर वरुण जाते जाते कुछ रुका और फिर सोचते हुए बोला, वैसे खूबसूरत तो बहुत है ये, भगवान करे उसका इस तरह से आना, ये आगे तुम दोनों का मिलने का इशारा ही हो। वरुण ने इतने संजीदा से मौके पर ऐसी बात कहकर आर्यन को हक्का बक्का छोड़ दिया था। वो भी खड़ा उसकी बातों को सोचने लगा, ये क्या कहकर चला गया था वरुण? क्या ये सच में आसना का अचानक से आना? फिर ये किस बात का इशारा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। आसना को अभी एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है, जो उसकी मदद करे और उसका साथ दे, और मैं वही बनकर उसके लिए उसके साथ खड़ा रहूँगा, आज भी, आगे भी और हमेशा भी। आर्यन खुद को समझाता हुआ जाने लगा, पर अगले ही पल दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसके कदम रोक दिए। आगे बढ़कर जब दरवाज़ा खोला, फिर सामने देखा तो देखता ही रह गया। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और ये भी बता दीजिएगा कि ये कहानी कैसी लगती है आप लोग को, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।